साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपठित गद्यांश को हल करना सीख रहे हैं। कल इसके विषय में मैंने पहला वीडियो डाला था, ठीक है। अपठित गद्यांश के सामान्य नियम क्या हो सकते हैं और इसका शीर्षक चयन कैसे किया जाता है या शीर्षक चयन के लिए नियम क्या हो सकते हैं, इस विषय में कल हमने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। तो आज ये पहला प्रश्न पूछा जाता है जब अपठित गद्यांश हमको दे दिया जाता है। सबसे पहला प्रश्न होता है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो ये पहले प्रश्न को कैसे उसका उत्तर देना चाहिए, किन आधारों पे हमें शीर्षक चयन करना चाहिए, ये हमने कल आपको बताया था। दूसरा प्रश्न जो आता है, अगर आरओ मुख्य परीक्षा की आप बात करें, आरओ में अंश में तो सारांश लेखन आता है, ठीक है। वहीं अगर पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में संक्षेपण लेखन आता है, या पीसीएस में कभी कभी संक्षेपण एवं सारांश दोनों लेखन करने के लिए दे दिया जाता है। एक ही पैराग्राफ या एक ही अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा और उसका सारांश लेखन और संक्षेपण लेखन दोनों करना होता है। यूपी पीसीएस में कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। और आरओ में सारांश लेखन अक्सर पूछा जाता है। अब सारांश एवं संक्षेपण लेखन क्यों आता है? सारांश एवं संक्षेपण लेखन हमारे सिलेबस में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि जब हम प्रशासन में जाते हैं, प्रशासकीय कार्यों को करते हैं, तो प्रशासकीय कार्यों में प्रायः अपने उच्चाधिकारियों को हमें किसी अमुक लेख का या अमुक घटनाक्रम का सारांश या संक्षेपण प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। सारांश या संक्षेपण आप प्रशासनिक अगर गतिविधियों, थोड़ा न्यूज़ वगैरह पर नज़र रखते होंगे तो जो लेटर वायरल होते हैं उसमें आप देखते हैं कि कभी आख्या प्रस्तुत की जाती है, कभी आख्या, कभी उसका सारांश प्रस्तुत किया जाता है और कभी उसका संक्षेपण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। संक्षेपण प्रस्तुत किया जाता है तो उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किसी घटनाक्रम का, किसी लेख का सारांश या संक्षेपण प्रस्तुत करना होता है। इसी वजह से इसको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब सारांश क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, उसकी एक मूल अवधारणा समझ लेते हैं। देखिए, सारांश और संक्षेपण में मूल डिफरेंस ये होता है कि सारांश, ये मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा दही होता है, ठीक है। दही होता है, दही को मथ करके क्या निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है, ठीक। मक्खन निकाला जाता है और उसके जो अवशिष्ट होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, जो छाछ बनता है, ठीक है। ये प्रक्रिया बहुत सामान्य है। अब जब मक्खन निकल जाता है तो मक्खन के बाद भी एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, मक्खन को गर्म किया जाता है और उससे क्या बनता है, घी बनता है। और घी, मक्खन से घी बनने की प्रक्रिया में भी कुछ अवशिष्ट आते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है और मूल गुणधर्म जो होता है दही का, घी बनना, उसको ग्रहण कर लिया जाता है। तो उसी तरीके से सारांश क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सार प्लस अंश। सार प्लस अंश। यहाँ देखिए, कोई गद्यखंड जब आपको दिया जाता है तो गद्यखंड मान लीजिए कि हमारा दही है, ठीक है। गद्यखंड से जब उसका सार निकाला जाए, यानी गद्यखंड को हम 2-3 बार पढ़कर जब उसका मंतव्य समझते हैं, उसका भावार्थ समझते हैं, लेखक का दृष्टिकोण समझते हैं, तो उससे क्या होता है कि जान लीजिए कि हम मक्खन निकालते हैं। लेखक का जो दृष्टिकोण या भावार्थ हम सार रूप में समझते हैं, वो मक्खन निकालते हैं। और फिर जब क्या बोलते हैं, सार के बाद एक ऐसा अंश निकल कर आता है, ऐसा एक छोटा भाग निकल कर आता है जो पूरे गद्यखंड के मूल मंतव्य को बेहद संक्षिप्त, सारगर्भित एवं सटीक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया करता है, तो वही उसका सारांश होता है, अंश होता है, ठीक है। तो अंश मान लीजिए कि घी है, ठीक। यानी कि किसी गद्यखंड के सार तत्व निकाल के या सार को समझ करके उसको बेहद संक्षिप्त एवं सटीक, सारगर्भित तरीके से उसके मूल मंतव्य को, मूल भाव को व्यक्त करना ही सारांश कहलाता है, ठीक है। संक्षेपण क्या होता है?
यहीं ये भी हम समझ लेते हैं। संक्षेपण जो होता है वो किसी गद्य खंड का कह लीजिए कि लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है। जैसे एक और उदाहरण से अगर हम समझें, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक मतलब मान लीजिए कि एक आयत की आकृति हमारे सामने दी गई है, ठीक है। अब अगर इसको हमें ये कहा जाए कि इसको हमें संक्षेपण इसका करना है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, ठीक। संक्षेपण, अब देखिए यहाँ पे आयत इतना बड़ा है, लेकिन इसके आकार को हमने यहाँ छोटा कर दिया, लेकिन इसका जो मूल स्ट्रक्चर है वो आयत का मूल जो इसकी विशेषता है वो ज्यों का त्यों है। तो मूल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम आकृति बोलते हैं, ठीक है। और जो इसकी साइज है इसको हम क्या बोलते हैं, आकार बोलते हैं, ठीक। तो संक्षेपण में क्या होता है, आकार में तो परिवर्तन आता है लेकिन आकृति में परिवर्तन नहीं आता है। वहीं सारांश में क्या होता है, आकार एवं आकृति दोनों में परिवर्तन आता है। जैसे ये मान लीजिए ये हमको आकार दिया गया है, इसको हम ऐसे लिख दें, ऐसे बना दें, तो ये क्या हुआ कि इसके आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन कर गया। तो ये मान लीजिए कि सारांश है, यानी सारांश में आकार एवं आकृति दोनों में परिवर्तन आएगा। संक्षेपण में आकार में तो परिवर्तन आएगा लेकिन आकृति में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो सारांश होता है, सारांश जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, क्रम का कोई ध्यान नहीं रखते। मान लीजिए कोई गद्य खंड आया तो उस गद्य खंड में जिस क्रम में विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न मंतव्यों को, विभिन्न विचारों को व्यक्त किया गया है उसको उसी क्रम में लिखना जरूरी नहीं होता है। बस उस गद्य खंड को लिखने का या उस गद्य खंड के माध्यम से लेखक मूल रूप से कहना क्या चाह रहा है उसका प्रकटन होना चाहिए बस। लेकिन संक्षेपण में क्या होता है, संक्षेपण में मूल मंतव्य के साथ साथ घटना के क्रम का भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोई घटना अगर मान लीजिए सबसे पहले बताई गई है गद्य खंड में, तो संक्षेपण में भी वो सबसे पहले ही बताई जानी चाहिए। कोई घटना बीच में बताई गई है तो वो संक्षेपण में भी बीच में ही उसका जिक्र होना चाहिए। कोई घटना एकदम अंत में बताई गई है तो संक्षेपण में भी उसका जिक्र एकदम अंत में ही होना चाहिए। ये संक्षेपण होता है, जबकि सारांश में इस क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। दूसरी बात, सारांश जो होता है वो 1/3 किसी गद्य खंड का 1/3 से लेके 1/4 भाग तक हो सकता है, और संक्षेपण जो होता है वो किसी गद्य खंड का 1/3 ही होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है, एक बात और ध्यान देने योग्य है कि सारांश में जब हम सारांश लिखते हैं तो केवल मूल निचोड़ को, मतलब किसी गद्य खंड के मूल मंतव्य को, मूल निचोड़ को 1/3 से 1/4 शब्दों में लिख देते हैं। यहाँ शीर्षक या शब्द सीमा कितनी है ये हम काउंट करके नहीं लिखते हैं। लेकिन संक्षेपण में हम क्या करते हैं कि शब्द सीमा भी काउंट करके लिखते हैं नीचे, शब्द सीमा भी काउंट करके नीचे लिख देते हैं, और शीर्षक भी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे गद्य खंड है उसका शीर्षक परीक्षा में पूछा गया तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जब आप संक्षेपण करते हैं तो संक्षेपण का भी एक शीर्षक, मतलब उससे चुन करके पूरे संक्षेपण से मूल मंतव्य को समझते हुए उसका शीर्षक हमको लिखना होता है ऊपर। कभी कभी जो गद्यांश का शीर्षक होता है वही संक्षेपण का भी शीर्षक होता है, और कभी कभी गद्यांश का शीर्षक अलग होता है और संक्षेपण का शीर्षक अलग होता है। तो ये मूल भेद हैं सारांश और संक्षेपण में। अब उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब हम सारांश लेखन करते हैं तो उसमें ऊपर मैंने जो बताया उसी को यहाँ थोड़ा सा भाषागत रूप में लिखा गया है। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि सारांश लेखन जो होता है, आलेखन का वह भाग जिसमें किसी विषय वस्तु या गद्य खंड में निहित सार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, सारांश कहलाता है, ठीक है। किसी विषय वस्तु या गद्य खंड को में जो निहित सार है
उसको संक्षिप्त रूप में, सार को भी संक्षिप्त रूप में जब प्रस्तुत किया जाए तो सारांश कहलाएगा। यह किसी विषय वस्तु के मूल मर्म को लघु स्वरूप में सटीकता के साथ निष्कर्षात्मक शैली में व्यक्त करता है। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है कि सारांश लेखन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार होती हैं। अब सारांश लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इनको आप समझ लीजिए। देखिए, सारांश लेखन की जो विशेषताएं होती हैं उसमें पहली विशेषता क्या है कि सारांश सदैव मूल भावों विचारों का निचोड़ होता है। यानी जब हमको कोई गद्य खंड दिया जाता है तो उस गद्य खंड का मूल भाव क्या है या मूल विचार क्या है, मूल मंतव्य क्या है, उसका निचोड़ सारांश होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें आकार तथा आकृति दोनों में परिवर्तन होता रहता है। सारांश में क्या होता है, आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन होता है। मैंने ऊपर आपको बताया, आकार और आकृति को समझाया। अर्थात आकार के हिसाब से यह गद्यांश की मूल शब्द सीमा का 1/3 से 1/4 हो सकता है, ऊपर आपको बताया गया। तथा आकृति के हिसाब से इसमें गद्यांश में आए हुए भावों और विचारों को क्रमानुसार प्रस्तुत न किए जाने के कारण उसका केवल मूल मर्म ही दिखाई पड़ता है। इस प्रकार गद्यांश का मूल गुणधर्म तो यथावत रहता है, किंतु उसके भौतिक स्वरूप में सर्वथा परिवर्तन हो जाता है। ये किसकी विशेषता है, सारांश की, कि सारांश का मतलब गद्य खंड का जो मूल गुणधर्म है वो सारांश में भी दिखाई देता है, लेकिन उसको क्रमागत ढंग से ही प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग सारांश में न करके अर्थ का संक्षिप्त प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गद्यांश में सारांश का संक्षिप्त प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगली बात क्या है कि संक्षेपीकरण के लिए गद्यांश के भीतर आए हुए आवश्यक कथनों, स्पष्टीकरण, बातों, मुहावरों, लोकोक्तियों, उद्धरणों इत्यादि को स्थान न देकर मात्र उनके मूल मंतव्य का ही संक्षिप्त तौर पर उल्लेख करते हैं। ठीक है। उत्तम पुरुष शैली के स्थान पर अन्य पुरुष शैली, ये मैंने कल बताया आपको, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो उसको थर्ड पर्सन में, डायरेक्ट शैली में है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष कथन में है तो उसको अप्रत्यक्ष कथन में लिखते हैं। क्रमबद्धता ना होने के कारण भाव और विचार मूल अनुक्रम में ना आकर मात्र अपने निष्कर्ष का ही प्रकटन करते हैं। ये भी आपको पहले बताया गया कि मतलब कोई गद्यखंड अगर हमको जब दिया जाता है तो उस गद्यखंड का जो मूल गुणधर्म होता है, जो उसका मूल विचार होता है, निचोड़ रूप में वही सारांश में लिखा जाता है। ठीक है। सारांश की उपयोगिता प्रायः विस्तृत पक्षों को संक्षिप्त एवं निष्कर्ष रूप में उल्लिखित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शासकीय कार्य व्यवहार में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब किसी विषय वस्तु का सार प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। तो ये आपको ऊपर समझाया जा चुका है। इसका क्या मतलब है, सारांश का प्रारूप ऐसे होता है कि मतलब 3-4 लाइनों में इसी तरीके से सारांश को मूल रूप से का निचोड़ रूप में प्रकटन किया जाता है। अब ये एक सारांश का उदाहरण दिया गया है, लेकिन नीचे हमने सारांश और संक्षेपण दोनों का उदाहरण साथ में लिखा है, तो वहीं से आपको इसको समझा देंगे। ठीक है। अब देखिए, संक्षेपण लेखन पहले हम बता चुके हैं, संक्षेपण लेखन क्या है, सारांश लेखन क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ लिखित रूप में आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करके हम बता देते हैं। संक्षेपण आलेखन की वह विधा है जिसके माध्यम से किसी गद्य खंड अथवा रचना के भाव तथा विचार पक्ष को संक्षिप्त शैली में यथाक्रम रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब मैंने ऊपर बताया ही कि सारांश में यथाक्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि संक्षेपण में हमेशा यथाक्रम का ध्यान रखा जाता है। यानी जो घटना जिस क्रम में आई है, संक्षेपण में भी उस घटना को उसी क्रम में हमको लिखना होता है। ठीक है। जो उसका लगभग 1/3 होता है, अर्थात किसी गद्य खंड में आए भावों और विचारों को क्रमबद्धता के साथ संक्षिप्त रूप में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। ठीक है। किसी गद्य खंड में जो भाव या विचार प्रस्तुत किए गए हों उसको एक आर्डर में संक्षिप्त रूप में लिख देना ही संक्षेपण है। ठीक है। जबकि सारांश क्या है, संक्षिप्त रूप में ही नहीं होता बल्कि वो निचोड़ रूप में होता है।
ठीक है, संक्षिप्त और निचोड़ रूप में होता है। तो संक्षेपण की कुछ मूल विशेषताएं हैं कि इसकी शब्द सीमा 1/3 होती है, अर्थात 30 से 35% के मध्य होती है। क्रमबद्धता संक्षेपण का सबसे आवश्यक गुण है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया में मूल के आकार में कटौती होती है, परंतु उसका स्वरूप या आकृति यथावत रहती है। ठीक है, संक्षेपण के लिए मूल गद्य खंड में क्रमानुसार आए हुए विचारों और भावों को उनके आवश्यक शब्दों, पुनरावृत्ति, कथनों, मुहावरों, कहावतों, लोकोक्तियों, उदाहरणों से इस प्रकार अलग किया जाता है जिससे उनके अनुक्रम और स्वरूप में नकारात्मक परिवर्तन ना हो। ठीक है, जो मूल भाव आए हों, उदाहरण आए हों, कथन आए हों, मुहावरे आए हों, उसमें हमको इस प्रकार परिवर्तन करना है ताकि उनका क्रम ना बदले, उनका आर्डर ना बदले, वो उसी आर्डर में रहें। इसका विशेष ध्यान रखना होता है। संक्षेपण के समय सदैव संक्षेपण किए जाने वाले गद्य का एक शीर्षक चयन कर ऊपर लिख दिया जाता है। मैंने ऊपर आपको बताया ही कि सारांश में कोई शीर्षक नहीं लिखते हैं, जबकि संक्षेपण में शीर्षक भी लिखा जाता है। ठीक है, संक्षेपण में शीर्षक भी लिखा जाता है। नीचे दाएं पार्श्व पर लघु कोष्ठक में कुल शब्द सीमा का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक संक्षेपण है, सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुल शब्द सीमा इसमें कितनी है गिनकर लिखा जाता है। ठीक है, संक्षेपण में, जबकि सारांश में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। उत्तम पुरुष शैली को अन्य पुरुष शैली में, प्रत्यक्ष शैली को परोक्ष शैली में, मूल शब्दों के स्थान पर पर्याय शब्दों का प्रयोग अनिवार्य रहता है। ठीक है, संक्षेपण में यानी किसी गद्य खंड में जो शब्द आए हैं उन्हीं शब्दों को हूबहू नहीं लिखा जाता है, बल्कि संक्षेपण या सारांश करते समय उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हमको करना चाहिए। आप लोग क्या गलती करते हो, जब सारांश लिखना हो या संक्षेपण लिखना हो तो मूल शब्दों को ही हूबहू आप अपने सारांश और संक्षेपण में भी यूज कर लेते हो, तो ये सबसे गलत बात होती है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 0 अंक मिल सकते हैं परीक्षा में, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। संक्षेपण का प्रारूप क्या होता है, जैसे यहाँ ये शीर्षक हो जाता है, यहाँ 3-4 लाइनों में संक्षेपण, और इन 3-4 लाइनों में कुल शब्द कितने यूज हुए हैं उसको आपको यहाँ लिखना होता है। अब संक्षेपण लेखन की कुछ विधि है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करोगे तो संक्षेपण आपका गलत नहीं होगा। क्या है, गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़कर उसमें अंतर्निहित भावों और विचारों को उनकी क्रमबद्धता के साथ समझने का प्रयास करें। यानी जिस क्रम में भाव और विचार किसी गद्य खंड में आए हैं उसी क्रम में उसको समझने की कोशिश करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद ऊपर से क्रम के हिसाब से जहाँ से भाव और विचार अलग होते दिखाई दें वहाँ से छोटे छोटे खंडों में बांट लेना चाहिए। इससे पूरे गद्य खंड के 4-6 टुकड़े हो जाते हैं। यानी पूरे गद्य खंड को जहाँ जहाँ से भाव और विचार अलग अलग हो रहे हों उनको अलग अलग वर्ग में हम अपने दिमाग में रख लेते हैं डिवाइड करके। अब प्रत्येक लघु खंड के कुंजी शब्दों को रेखांकित कर उनका पर्याय खोज लेना चाहिए तथा उन्हें अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन शैली में और परोक्ष कथन में बदलकर व्यवस्थित कर लेना चाहिए। अब प्रत्येक लघु खंड के अनावश्यक भागों, उदाहरण, तर्क, विश्लेषण, दोहराव आदि को हटा देना चाहिए। लघु खंड में बचे हुए अंश को अब पर्याय शब्दों के सहारे अन्य पुरुष शैली में संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। ठीक है, अगला स्टेप, अब सभी खंडों से प्राप्त मूल बातों की शब्द सीमा जांच लेनी चाहिए। यदि वे निर्धारित मानक से अधिक हों तो योजक चिन्ह तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसी शैली का अपनाते हुए मानक के भीतर लाया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए संक्षेपण हम कर रहे हैं किसी गद्य खंड का, उसका 1/3 शब्दों में ही हमको लिखना है, लेकिन 1/3 शब्द से अधिक शब्द हो रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए ऐसे कौन कौन से शब्द हैं या कौन कौन से वाक्य हैं जिनको हम एक शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। ठीक, तो कुछ वाक्यांशों को एक शब्द में कर लीजिए और कुछ जगहों पे योजक चिन्ह जैसे माता पिता, ठीक है, तो कुछ में योजक चिन्ह का यूज करके उनको संक्षिप्त बना लीजिए तो वो 1/3 में आ जाएंगे। अगर वो बहुत छोटे हो जा रहे हैं, 1/3 से भी कम हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ शब्दों का विश्लेषण कर दीजिए। विश्लेषण का मतलब जैसे अनाथ, जैसे रमेश अनाथ है लिखा हुआ है
तो रमेश के माता पिता नहीं हैं, रमेश के माता पिता नहीं हैं। ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आपको शब्द सीमा बढ़ानी हो। ठीक है, तो ये छठा रूल ये कह रहा है। अब अंतिम तौर पर ऊपर शीर्षक की जगह छोड़ते हुए सभी खंडों से प्राप्त मूल बातों को क्रमानुसार भाषा प्रवाह को ध्यान में रखते हुए एकत्र कर लिख लेना चाहिए। अब संक्षेपण रूपी भाग को पढ़कर ऊपर खाली स्थान पर उसका शीर्षक लिख देना चाहिए। ऊपर मैंने बताया ही। संक्षेपण के नीचे दाएं पार्श्व पर लघु कोष्ठक में शब्द सीमा का उल्लेख कर देना चाहिए। अब संक्षेपण और सारांश में कुछ मूल अंतर है, हालांकि ऊपर मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता रहा हूं। सारांश और संक्षेपण में मूल अंतर क्या होता है? सारांश मूल निचोड़ होता है, जबकि संक्षेपण उसका लघु रूप। ठीक है, सारांश क्या होता है? निचोड़ होता है, जबकि संक्षेपण केवल उसका लघु रूप होता है। ठीक, सारांश में क्रमबद्धता आवश्यक नहीं होती। हमने बताया कि जो घटनाक्रम पहले आया हो उसको सबसे बाद में लिख सकते हो, जो घटनाक्रम सबसे बाद में आया हो उसको पहले लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सारांश में। लेकिन संक्षेपण में जो घटना जिस क्रम में आई हो उसको उसी क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, सारांश में मूल भावों और विचारों का उल्लेख निष्कर्षात्मक रूप में होता है, जबकि संक्षेपण में यथावत रहते हैं, केवल उनके आकार को कम किया जाता है। संक्षेपण में केवल आकार घटाया जाता है, निष्कर्ष रूप में नहीं लिखा जाता है, जबकि सारांश में क्या होता है? निष्कर्ष रूप में घटना को लिखा जाता है। सारांश अपने मूल गद्यांश का 1/3 से 1/4 के मध्य होता है, जबकि संक्षेपण 1/3 ही होता है। संक्षेपण में कुल शब्द सीमा और एक शीर्षक का उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है, जबकि सारांश में शीर्षक अथवा शब्द सीमा का उल्लेख नहीं किया जाता है। अब सारांश और संक्षेपण में कुछ समानता भी है। दोनों अपने मूल रूप से सदैव कम होते हैं। दोनों में अनावश्यक कथनों, कहावतों, मुहावरों, उदाहरणों और तर्कों, तथ्यों को हटा दिया जाता है। दोनों तृतीय पुरुष और अप्रत्यक्ष कथन के रूप में लिखे जाते हैं। दोनों के प्रयोग द्वारा समय, श्रम और संसाधन की बचत होती है। दोनों कार्यालयी लेखन की विधा में उच्चाधिकारियों को अवगत कराने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों प्रशासकीय कार्यों में निर्णय प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रशासकीय कार्यों में यूज होते हैं। दोनों किसी बड़ी घटना को छोटे रूप में व्यक्त करते हैं। दोनों प्रशासकीय कार्यों में न्याय निर्णयन को आसान बनाते हैं। ठीक, अब एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण का हमने सारांश एवं संक्षेपण दोनों लिखा है, ताकि आप समझ पाएं कि सारांश कैसे लिखना होता है और संक्षेपण कैसे लिखना होता है। तो ध्यान से इसको देखिए। दिया गया, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती है। वे सत्व गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती है। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँखों की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जागकर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। वीर की चाल की आहट कानों में आती है और कभी मुझे तो कभी तुझे मदमस्त करती रहती है। कभी किसी को और कभी किसी की प्राण सारंगी वीर के हाथों में बजने लगती है। ठीक है, तो ये जो है एक गद्य खंड दिया गया है जिसमें वीर के गुणों का बखान किया गया है, या वीर के सच्चे वीर के गुणों या सच्चे वीर की विशेषता क्या होती है उसके विषय में बताया गया है। अब इसका सारांश और संक्षेपण आप कैसे करेंगे? सारांश में इसका निचोड़ हमको केवल लिखना है। तो देखिए, निचोड़ में हम क्या लिखेंगे कि लेखक ने वीर पुरुषों की शक्ति, सामर्थ्य और उनके साहसपूर्ण कार्यों से संसार में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों और उनके प्रभाव को बताया है। अपनी ही धुन में मस्त रहने वाले ये वीर पुरुष अनेक गुणों, धैर्य, साहस, सामर्थ्य से युक्त होते हैं और सदैव आकर्षण तथा श्रद्धा के विषय बनते हैं। अब देखिए, यहाँ जो मूल बात कही गई है केवल उसी को हमने लिखा और यहाँ हमने क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा। देखिए, धैर्य, साहस और सामर्थ्य की बात सच्चे वीर पुरुषों की पहली लाइन में ही इसमें की गई है। ठीक है,
कि धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। तो हमने धीर का पर्यायवाची धैर्य लिखा, धैर्य लिखा। गंभीर का जो है क्या लिखा, गंभीर का क्या लिखा, सामर्थ्य लिखा, सामर्थ्यवान लिखा, ठीक है। और इसी तरीके से हमने और क्या लिखा, एक मिनट, हाँ, आज़ाद का हमने स्वतंत्र लिखा। इस तरीके से हमने मूल शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, मूल शब्द का हमने प्रयोग भी नहीं किया। धैर्य, साहस और सामर्थ्य शब्दों का यूज किया और 1/3 से कम शब्दों में भी हमने जो है सारांश निचोड़ लिखा। और जो चीज़ पहली लाइन में आई थी मूल गद्य खंड में, उसको हमने लास्ट में लिखा। यानी क्योंकि ये सारांश है तो इसको हमको निचोड़ रूप में ही लिखना है, निष्कर्ष रूप में ही लिखना है। यहाँ क्रमबद्धता का हमको कोई ध्यान नहीं रखना है। इसलिए जो मूल मंतव्य था, मतलब इस गद्य खंड का जो मूल मंतव्य था वो हमने व्यक्त भी कर दिया और क्रमबद्धता वगैरह का मतलब ध्यान रखने की हमारे पास कोई बाध्यता भी यहाँ पे नहीं थी। लेकिन संक्षेपण में क्या होता है, जब इसी का हम संक्षेपण करेंगे तो सबसे पहले शीर्षक जो है वो लिखेंगे सच्चे वीर, ठीक है, क्योंकि वीरों के गुणों के विषय में, सच्चे वीर कौन होते हैं उनके विषय में बताया गया है। तो देखिए, जब संक्षेपण में आप शीर्षक लिखोगे या गद्य खंड में जब आप शीर्षक लिखोगे तो हमेशा उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखोगे, डबल कामा में नहीं यूज करोगे। डबल कामा का यूज हम तब करते हैं जब किसी के द्वारा कही गई किसी बात को उसी के शब्दों में व्यक्त करना हो, तब हम डबल इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं। लेकिन जब किसी घटना का या किसी गद्य खंड का हमको शीर्षक लिखना हो, ठीक है, पाठ का नाम लिखना हो, तो उसको सिंगल कामा में ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम शीर्षक लिखेंगे। उसके बाद संक्षेपण कैसे लिखा जाता है कि संसार के पराक्रमी पुरुष समुद्र और आकाश की भांति धैर्य, विशालता, गंभीरता और अडिगता लिए होते हैं। अब देखिए, ये गुण जो है गद्य खंड में पहली लाइन में ही बताए गए हैं, तो हमने उसी क्रम में इसको यहाँ लिखा पहली लाइन में ही, जबकि सारांश में इसका हमने कोई ध्यान नहीं रखा। वीर पुरुष अपनी धुन और सात्विक वृत्तियों में सदैव मस्त रहते हैं, ठीक है, तो ये भी बताया गया, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। वह परोपकारी होते हैं और क्रांतिकारी परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। वीरों के साहसपूर्ण कार्यों से संसार के सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं और सर्वत्र उन्हीं का वर्चस्व दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए, संक्षेपण 1/3 शब्द में है। अब यहाँ पे आप शीर्षक लिख देंगे, घटनाक्रम को हमने उसी क्रम में प्रस्तुत कर दिया। अब कुल शब्द इसमें कितने आए हैं, तो लगभग 57 शब्दों का इसमें यूज हुआ है। तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट में आपको भी कुल शब्द सीमा कितनी लगी है तो वो आपको लिख देना है। तो ये होता है सारांश और संक्षेपण में मूल अंतर, ठीक है। तो हमने आज ये जाना कि सारांश क्या होता है, सारांश क्या होता है और संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, ठीक, ये जाना। और उसके बाद सारांश और संक्षेपण में अंतर क्या होता है दोनों में, ठीक। उसके बाद हमने ये जाना दोनों में समानता क्या होती है। उसके बाद हमने ये जाना कि दोनों को लिखा कैसे जाता है, कि एक ही पैराग्राफ का सारांश और संक्षेपण करने के लिए हमको दे दिया जाए तो दोनों को हम लिखेंगे कैसे, तो लिखा कैसे जाता है ये भी जाना हमने। और ये दोनों मतलब सारांश जो है हमारे आरओ परीक्षा में पूछा जाएगा, आरओ में, और संक्षेपण पीसीएस में पूछा जाएगा। पीसीएस में सारांश एवं संक्षेपण कभी कभी दोनों पूछ लिया जाता है, इसलिए हमको दोनों को जानना जरूरी है। दोनों को जानना आरओ वालों के लिए भी इसलिए ज़रूरी है कि जब वो सारांश और संक्षेपण में बेहतर तरीके से भेद कर पाएंगे, भेद समझ पाएंगे, तभी प्रॉपर वे में वो सारांश लिख पाएंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, विराम चिन्हों, जैसे शीर्षक मैंने बताया कैसे इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, कुल शब्द सीमा यहाँ पे इसी फॉर्मेट में लिखी जाएगी। तो विराम चिन्हों और मूल स्वरूप का विशेष ध्यान हमको रखना है, चाहे हम सारांश लिख रहे होंगे चाहे संक्षेपण लिख रहे होंगे। अगर हम मूल शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे या नहीं रखते हैं तो हम चाहे जितना बढ़िया सारांश और संक्षेपण लिख देंगे, हमको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। कभी कभी हमको 0 अंक भी मिल सकते हैं मामूली सी गलती के चलते।
तो इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जो बताया गया है उन चीज़ों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। कम से कम 4-5 पैराग्राफ लिख के हमको इसका अभ्यास ज़रूर कर लेना है। जब 4-5 पैराग्राफ आप लिखकर अभ्यास कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दोनों में भेद करना भी आ जाएगा। अब तीसरा प्रश्न जो हमारा आता है व्याख्या लेखन का, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। और व्याख्या लेखन पूरा होते ही हम आपको अपने पूरे नोट्स का, जो गद्य खंड के लेखन के लिए या लेखन शैली का जो मैंने नोट्स तैयार किया है, इस पूरे नोट्स का PDF भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप ये वीडियो देखें, आपको इससे लाभ मिल रहा हो तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। इससे हमें आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने का प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो देखिए और संक्षेपण सारांश समझिए। और पिछले वीडियो में हमने शीर्षक लेखन बताया है, अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए। बहुत जल्द हम व्याख्या लेखन का वीडियो लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।